62 में देखो क्या दिया गया है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, ठीक है। और मास दिया हुआ है तुमको, इलेक्ट्रॉन का मास तो पता ही है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ, इसका वेलोसिटी हमको दिया है v, कितना दिया हुआ है वेलोसिटी, 3 इंटू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकंड। और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दिया हुआ है परसेंटेज में, तो डेल्टा v जो होता है ये परसेंटेज में दिया है हमको 0.011%। अब ये 0.011% किसका होगा, उसके वेलोसिटी का ही तो होगा ना, समझ रहे हो। ये जो परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस पे कैलकुलेट करेंगे, जो जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है उसी के रेस्पेक्ट में ये डेल्टा वी हमको दिया हुआ है परसेंटेज में। तो ये 0.011% बेसिकली किसका है, ऑफ ये 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड का। तो ये अगर करोगे तुम लोग तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, ये कितने टाइम्स हो रहा है, डेल्टा वी का वैल्यू यहां से आ जाएगा। हेलो, डेल्टा वी का वैल्यू यहां से निकालोगे तुम लोग, यस सर। परसेंट दिया हुआ है तो बाय 100 कर लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट, ये इस तरीके से लिख लो, कहाँ गया, 330 आएगा। 0.011 और बाय 100 और इंटू 3 × 10⁴। तो ये 2 टाइम्स, ये 2 चला गया, 300 है, और 300 इंटू ये कर लो 330। 0.330 आ जाएगा, 0.011 इंटू 300 हो गया। तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये कितना हो गया 0.3 या 330। अच्छा सॉरी सर, एक सेकंड। या 33.3 कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। 3.3 के आसपास आएगा ना ये, सर हेलो 3.3 आ रहा है। हाँ, तो 3.3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये डेल्टा वी आ गया हमारे पास। तब एक फॉर्मूला हमको तो पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये क्या होता है h/4πm, यही होता है ना। इक्वल टू लेके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जब कैलकुलेशन सर करना पड़ता इक्वल है। टू क्यों है सर? हाँ सर, वही पूछ रहे थे क्योंकि वो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का हाँ, तो समीकरण। ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ना, तो जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं इसके तो हम लोग इक्वल टू लेके सॉल्व करते हैं, मतलब मिनिमम कंडीशन निकालते हैं हम लोग, है ना। जब भी हमको इस तरह से कैलकुलेशन करना रहेगा तो हम लोग इक्वल टू लेके सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा एक्स का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, वो डेल्टा एक्स यहाँ पे निकालना है हमको। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, h/4πm इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। तो यहाँ पे h का तुमको वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और 4 पाई का वैल्यू 3.141 पुट कर दोगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg या हाँ फिर 10⁻31 kg। और क्या करोगे यहाँ पे डेल्टा वी से, तो डेल्टा वी देखो सारे एसआई यूनिट में हम लोग पुट कर रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आ रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा, ये 3.3 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा ना, मीटर पर सेकंड, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे पुट कर दो 3.3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड। तो इसी को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा डेल्टा एक्स आ जाएगा यहाँ से, समझ गए सर बात। सर सर कुछ कुछ क्वेश्चंस में मतलब ऐसा जो कैलकुलेशन होता है सर बहुत भारी भारी हो जाता है, तो फिर इसको जल्दी बहुत सॉल्व। भारी थोड़ी ना होगा, इसको सॉल्व कर लो, ये नहीं सर, अप्रो इसमें नहीं, ऐसा मतलब इसी का कुछ कुछ क्वेश्चन या फिर उसमें बहुत हैवी कैलकुलेशन करना पड़ता है सर। टाइम कैलकुलेशन भी तो कम। करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कैसे सॉल्व होगा। मतलब एग्जाम में तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में उतना टफ कैलकुलेशन नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वैल्यूज ऐसे रहेंगे कि आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो,
या अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व किया करो, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व करो। तो ऑप्शंस में तुम देखोगे जिसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली अगर सॉल्व करोगे तो ऑप्शंस अगर सही कर रहे हो तो मैच कर ही जाएगा, उसके अराउंड कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन 62? हाँ सर। यस सर। चलो और बताओ, और क्या पूछ रहे हो? सर इसी सेक्शन का जो क्वेश्चन नंबर 59 है वो उनको समझ नहीं आया सर। समझ नहीं आया ये क्वेश्चन नंबर 60? सर 59। 59, n plus l is the principal, sorry n plus 1 है ना, n plus 1 is the principal quantum number of the energy state of an atom. What are the number of elliptical orbits associated with it? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी एटम का है, तो व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स एसोसिएटेड विद इट? तो कितने ऑर्बिट्स उसमें होंगे ये पूछा गया है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना होता है वो क्या डिनोट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज को डिनोट करता है बताओ तो? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या फिर शेल नंबर। शेल नंबर को डिनोट करता है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गया, तो इसका मतलब उसमें शेल कितना है? एक ही शेल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो शेल कितने होंगे उसमें बताओ? 2। 2 सेल होंगे। तो उसी तरह से किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n+1 है, तो उसमें शेल कितने होंगे? उतना ही होना चाहिए। समझ रहे हो बात? सर आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है एन। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स है ना, एन चेक करना पड़ेगा। इसमें आंसर क्या दिया है? आंसर दिया ऑप्शन डी एन। एन, ठीक है। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में और तो इसमें कुछ हम लोग देखते नहीं है। ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को, क्योंकि n+1 अगर है तो ऑब्वियसली उतना ही शेल होना चाहिए, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, और बताओ इसके अलावा। सर एक आंसर क्वेश्चन है सेक्शन ई का, और सर हमको लगता है कि उसपे जो क्वेश्चन नंबर 74 है ना सर, उसका आंसर गलत दिया हुआ है। तो आप बता दीजिए कि आंसर गलत दिया या फिर मेरा गलत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 हाँ सर। सेक्शन ई। यस सर। 74 देख लेते हैं। इन पी एटम, फॉस्फोरस एटम के बारे में पूछा गया। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर L इक्वल टू 1 एंड M इक्वल टू 0। तो फॉस्फोरस एटम में देखो, फॉस्फोरस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो पहले क्या आ जाएगा बताओ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ तक? 12। 12 और 3p3, यही होगा। यस सर। अब L इक्वल टू 1 पूछा गया है तुमसे, L इक्वल टू 1 और M इक्वल टू 0। ठीक है, तो L इक्वल टू 1 और M इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया। तो L इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? सर यहाँ पे पी ऑर्बिटल का बात कर रहा है।
और p ऑर्बिटल का बात हो रहा है, ठीक है। और p ऑर्बिटल का बात हो रहा है तो यहाँ पे कौन से शेल का p ऑर्बिटल, क्योंकि p ऑर्बिटल सेकंड शेल में भी होता है और थर्ड शेल में भी होता है। तो कौन सा शेल का p ऑर्बिटल के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे? सर हम तो दोनों का देखे और दोनों को कंबाइन करके आंसर लाए। दोनों का मतलब सर जो पहला दूसरा शेल है और जो तीसरा शेल है, दोनों को मिला के देखा जाए तो p ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही पेयर है, मतलब एक ही पेयर है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया ना इसमें। यस। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट, अनपेयर्ड पूछा गया या पेयर्ड पूछा गया, इसमें देखने दो। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी में पूछा जाएगा तुमसे, जैसे L=1 है और M=0 बोल दिया, तो किसी एक ऑर्बिटल में ही पूछा गया है तुमसे, किसी एक ऑर्बिटल के बारे में ही पूछा गया ना। कोई एक ऑर्बिटल होगा जिसका L मतलब P सबसेल के ही ऑर्बिटल के बारे में पूछा गया है। कोई भी P सबसेल ले लो, जैसे मान लो 2p ही ले लें। तो 2p का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो जैसे मान लो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से ये होगा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें 2p। अब मान लो L=1 है इसका, तो m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? -1, -1 से 1 तक। -1 से 1 तक। तो -1, 0 और +1, ये तीन वैल्यूज हो जाएंगे उसके, ठीक है। तो इसका यस मान लेते हैं हम सर। लोग, ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है। तो हमको यहाँ पे पूछा गया है कि 0 वाले m=0, तो कोई एक ऑर्बिटल में अगर पेयर्ड ऑर्बिटल है वो, तो मैक्सिमम किसी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, बताओ खुद। एक ऑर्बिटल में अगर वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ रहा है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? दो ही हो सकते हैं ना। यस सर। तो दो ही आंसर होगा इसमें। किसी एक ऑर्बिटल के बारे में अगर पेयर्ड पूछा गया, तो पेयर्ड का मतलब उसमें तो मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो किसी सर वो ऑर्बिटल में। पेयर्ड पूछा है तो, लेकिन सर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मतलब है तो उसका तो बस एक ही पेयर बन रहा है ना सर। 3p में तो सारे अनपेयर्ड है, तो वो तो आंसर 1 होना चाहिए। एक पेयर है ना, नंबर ऑफ दो पेयर्स का थोड़ी ना एक पूछ रहा पेयर है बन। तुमसे, नंबर ऑफ पेयर्स नहीं पूछा है ना, वहां पे क्वेश्चन पढ़ो। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तुमको नंबर ऑफ पेयर्स पूछता तब ना 1 होता। नंबर ऑफ पेयर्ड तो सर इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया ना, इसलिए तो नंबर वही ऑफ लगा इलेक्ट्रॉन्स कि वो कितने। पेयर पूछा, तो मेरे को लगता है एक पेयर आया तो आंसर 1 होगा। नहीं, पेयर नहीं पूछा जा रहा है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तुमसे पूछा गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पेयर बना रहे हैं मिलके। तो दो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स हो पाएगा, तो आंसर उसका 2 ही होगा। आंसर क्या दिया हुआ है? 2 ही दिया हुआ है। 2 ही करेक्ट है वो, ठीक है। अगर सिर्फ नंबर ऑफ पेयर्स पूछा जाता है, ऐसे लिखा रहता ना, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर 1 होता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पेयर बना रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। समझ रहे यस सर। हो? स्टेटमेंट देख लेना एक बार अच्छे से। सर और 71 सेक्शन 70 डी इसी में का। यस सर। 71, अरे ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जो पूछे अभी। 71 में क्या है? ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, तो मास तुमको 200 ग्राम दिया है, तो इसको पहले एसआई यूनिट में सारा बदल लेना। तो 200 ग्राम केजी में कितना हो जाएगा? 0.2 kg। हाँ, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 0.2 केजी हो गया। चलो, मास कितना हुआ? वेलोसिटी हमको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, और एरर दिया हुआ है, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी 0.1% है। तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.1% ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो बात? तो यस सर। 0.1/100 इंटू 10 मीटर पर सेकंड कर दोगे तो ये कितना आ गया हमारे पास? 0.01 हो गया, ठीक है। डेल्टा वी का वैल्यू यहाँ से मिल गया हमको। अब हमको डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या था?
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाय h by 4 4 pi पाई एम इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तब यहाँ पे सारा चीज हमको गिवन है, एच का वैल्यू पता है हमको 4 पाई, ये तो कांस्टेंट ही है, मास हमको दिया हुआ है, मास पुट कर दोगे यहाँ से, डेल्टा वी निकाल ही लिए, तो सॉल्व कर लो, ये डेल्टा एक्स आ जाएगा यहाँ से। ओके सर। चलो और सर हम्म सर एक क्वेश्चन है 91, मतलब उस वो कैसे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि उसमें उनको कैसे आंसर निकाला सर, क्वेश्चन नंबर 91 वो बता दीजिए। 91, देखो 91 में क्या है, पूछा गया है द टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम D7 कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले D7 का तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है। डी में हमको पता है टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5, यस ठीक है। सर। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करने हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे? हुंस रूल क्या बोलता है बताओ, हुंस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग फिल कर रहे हैं। सर 5 पहले भरेंगे सारे ऑर्बिटल में, फिर ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन से एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हाँ, तो सारे ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ही पेयरिंग होगा, गॉट इट। यस सर। तो यहाँ पे देखो, सब में हम ये 5 ऐसे बना दिए, सब में हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, उसके बाद क्या किया, पेयरिंग कर दिए, तब पेयरिंग हो गया, ठीक है। तो दो दो पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे, बाकी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ रहे हो बात। तो अगर मान लेते हैं हम लोग अपवर्ड वाले को प्लस हाफ एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 स्पिन होता है ना, एक प्लस हाफ होता है, दूसरा माइनस हाफ होता है, तो किसी को अगर प्लस हाफ एज्यूम कर रहे हैं, वो फिक्स नहीं होता है कि अपवर्ड को ही प्लस हाफ माने, तो डाउनवर्ड वाले का स्पिन क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, ठीक है। यस सर। तो टोटल स्पिन इसमें पूछा गया कि टोटल स्पिन कितना होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स का मिला के टोटल स्पिन क्या होगा। तो देखो यहाँ पे yes 3/2। ये दोनों तो जो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें तो स्पिन कैंसिल आउट हो गया ना, एक प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो इन दोनों का स्पिन तो 0 हो गया। अब बाकी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो स्पिन आएगा, तो 3 into, और उसका हम लोग क्या एज्यूम किया है, प्लस हाफ, तो स्पिन क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना, टोटल स्पिन। समझ गए बात। यस सर। तो टोटल स्पिन ये 3/2, अगर इसको माइनस हाफ भी तुम एज्यूम करते हैं, ठीक है, ये जो सर अपवर्ड माइनस वाले को हाफ अगर, अज्यूम किए थे। हाँ माइनस हाफ भी एज्यूम करो, डाउनवर्ड वाले को प्लस हाफ एज्यूम करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ हम लोग मॉड लेते हैं, मॉड्यूलस लेते हैं, तो माइनस हाफ भी एज्यूम करोगे, हमको साइन से मतलब नहीं है, वो साइन अगर यहाँ पे जब हम लोग टोटल स्पिन बताते हैं तो मॉड्यूलस के साथ लेते हैं, ठीक है। तो वो 3/2 वो वैल्यूज को ही हम लोग शो करेंगे सर, क्लियर है ना, क्योंकि पेयर्ड वाले का तो स्पिन 0 हो जाएगा ना, क्योंकि एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं किसी भी ऑर्बिटल में, तो उसका स्पिन 0 है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, जो भी स्पिन आएगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख लेना उसमें, ठीक है। सर 108। 108, 108 में क्या है, क्या है 108 में, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ये वाला क्वेश्चन है क्या? यस सर। सर इसका क्या DXY ऑर्बिटल कुछ द शेप मैक्सिमम बनाएंगे। probability of finding an electron in DXY orbital is, तो DXY का शेप बना लो, DXY का शेप बनाए हो? सर वो दोनों उसका एक्स और वाई एक्सिस पे ना। हम्म, पहले DXY का शेप बनाओ। सर एक्स और वाई डालिए। DXY का, ठीक है, ये है ना। तो D ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डंबल होता है,
ये एक्स यस एक्सिस है, सर। ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें अलोंग द एक्स एक्सिस प्रेजेंट होगा इस तरह से, और अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस प्रेजेंट होगा इस तरीके से। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन का निकालो, किधर होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे मैक्सिमम दिख रहा है तुमको? अच्छा सॉरी, ये डी एक्स वाई है क्या? डी एक्स वाई का शेप ऐसा थोड़ी होता है, ये तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया ना। सर पांचों डी का एक बार शेप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, समझ गए बात? अच्छा, तब समझ गया। ये डी एक्स वाई नहीं है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तुम लोग को बताए थे ना, ये पांचों डी ऑर्बिटल का शेप तो ऑलरेडी तुम लोग को बताया था। डी एक्स वाई का शेप क्या होगा, एक्स और वाई के बीच में लाई करेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो डी एक्स वाई इस तरीके से होगा, ये ऐसे वाला और ये ऐसे, ये डी एक्स वाई हुआ। इसी तरीके से अगर डी एक्स वाई ये हो गया, डी वाई जेड अगर हमको बनाना है तो डी वाई जेड का शेप क्या हो जाएगा, स्मृति बताओ? तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और तो इसी y तरीके से हम एक्सिस लोग और z एक्सिस के बीच में होगा। ये, तो डी वाई जेड ये हो गया। डी एक्स जेड का शेप कैसा हो जाएगा, सर डी जेड एक्स, तो ये एक्स ऐसे एक्सिस, मतलब, कैसे भी ले सकते हो उसमें हम सर जेड वो, तो मतलब एक्स ऐसे बाहर निकलता है एक्स और वो वाई में। वो फिक्स थोड़ी है कि वो हमेशा बाहर ही निकलेगा। हम लोग किसी एक्सिस को अपनी तरफ ओरिएंट कर सकते हैं अपने तरीके से। तो अगर यहाँ पे वाई जेड बना रहे हैं इस प्लेन में, तो यहाँ पे एक्स बाहर निकलेगा। यहाँ पे एक्स जेड अगर प्लेन में बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से वाई बाहर निकलेगा। समझ रहे हो बात? वो फिक्स थोड़ी है कि जेड हमेशा बाहर ही निकलेगा, ठीक है। प्लेन्स यहाँ देखो, प्लेन्स हम अलग अलग लिए हैं, यहाँ पे वाई जेड है, ये एक्स जेड लिए हैं, दिख रहा है डिफरेंस, और ये एक्स वाई है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा समझ रहे था हो? 1 मिनट से। हेलो। क्या बोल रहे हो? सर आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा था हमको 1 1.5 मिनट से। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये प्लेन्स है, ये शेप है ना, प्लेन अलग अलग लिए हैं। ये एक्स वाई अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड लिख रहे हैं तो ये वाई और ये जेड लिए हैं, एक्स जेड लिख रहे हैं तो ये एक्स है ये जेड है। समझ रहे हो बात? यस इसके सर। बीच में इस तरीके से शेप होता है। ये जो शेप है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का है, ठीक है। और एक और होता है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर का शेप कैसा होता है, ये जेड एक्सिस है हमारा, अब यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक बीच में जो है इस तरीके से एक रिंग बनता है, ठीक है। तो ये डी जेड स्क्वायर है यहाँ पे, इसको हम लोग डी जेड स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। ये पांचों डी ऑर्बिटल का शेप। अब यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किसके बारे में पूछा गया है? डी एक्स वाई डी में एक्स पूछा वाई। गया है। तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल का देख लो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा तुमको, तो ये इस एंगल पे मिलेगा ना, इलेक्ट्रॉन इस लाइन के अलोंग प्रेजेंट है और इस लाइन के अलोंग प्रेजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये दोनों एक्सिस को 45 बाइसेक्ट ही तो डिग्री। कर रहा है ना। 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री पे हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस के 45 डिग्री पे हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी एक्स वाई ऑर्बिटल में मिलेगा। समझ गए? यस सर। और सर अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ तो, या डी जेड स्क्वायर। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलेगा, अलोंग एक्स एक्सिस ही मिल रहा है एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे तो शेप जैसा होगा वहां पे देख लोगे ना, शेप अगर पता है तो इलेक्ट्रॉन तो दिख ही जाएगा कहाँ किस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन है। समझ ओके गए सर। बात? शेप अगर याद है तो वो तो कर ही सकते हो। ठीक है। और सर हम्म, क्वेश्चन नंबर 85 जो है सर, उसमें टोटल वैल्यू ऑफ m पूछ रहा है, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ m से क्या मतलब है?
टोटल वैल्यू ऑफ m से क्या मतलब है? m किसको डिनोट कर रहा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट कर रहा है, तो n इक्वल टू 4 के लिए m का टोटल वैल्यूज क्या हो सकता है? सर फॉर्मूला भी बताए थे लास्ट क्लास में। n इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे देखो n इक्वल टू 1 अगर होगा, अच्छा टोटल फॉर n इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो n इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे देखना टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा गया है। तो n इक्वल टू 4 में कौन कौन सा सबशेल प्रेजेंट होगा? s होगा, p होगा, d होगा और f होगा, ठीक है। यस सर। तो s के लिए m का कितना वैल्यूज होगा? s के लिए m का नंबर ऑफ वैल्यूज कितना होगा? सिर्फ एक। 0। हाँ सर, मतलब वही। नंबर ऑफ वैल्यूज के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो s हाँ के सर, लिए एक वैल्यू होगा एक, जो कि होगा p 0। में तीन वैल्यूज होगा m का, d में टोटल 5 वैल्यूज होगा m का, और f में टोटल कितने वैल्यूज होंगे? 7 वैल्यूज होंगे। तो सबको ऐड कर दो, टोटल वैल्यूज कितना आ गया? 16। 16। यही तो पूछा गया है। ठीक है। सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछ रहा, मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा वहां पे। सर 34 का जो है 34 नंबर, उसमें ऑप्शन डी जो आंसर दिया हुआ है ना, D3 से तब मैच कर रहा है जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। हटा लेके जाओ और छोड़ने दो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ He प्लस, He प्लस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा गया है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी तुमसे पूछा गया है बेसिकली। तो He प्लस में आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका n इक्वल टू 1 से हम लोग कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी समझ रहे हो पे। बात? उस शेल से ही, उसके शेल से ही हम लोग बाहर कर दे रहे हैं पूरा, तो उसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी। अब इस ट्रांजिशन में जितना एनर्जी इन्वॉल्व होगा वही एनर्जी होगा आयनाइजेशन एनर्जी। तो He प्लस का जो एक इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 1 में जो प्रेजेंट है, उस n इक्वल टू 1 वाले इलेक्ट्रॉन को हमको n इक्वल टू इन्फिनिटी तक ले जाने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, उसी एनर्जी को तो बोलते हैं ना आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी नहीं निकाल लोगे? कितना एनर्जी इसमें इन्वॉल्व है, कर लोगे ना ये? यस सर। तो एनर्जी इन्वॉल्व निकाल लेना। तुम कैसे करोगे इसको? एनर्जी पहले फर्स्ट सेल का एनर्जी निकाल लेना, He प्लस का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा गया है, तो कितना हम लोग निकालते हैं? -13.6 इंटू Z²/n², यस यही सर। होता है ना फॉर्मूला। तो n इक्वल टू 1 का निकाल रहे हैं हम लोग, हीलियम एटम के लिए निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? -13.6, Z का वैल्यू हीलियम के लिए क्या हो जाएगा? 2। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और n इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर करोगे तो ये 1 ही रहेगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट E इक्वल टू 1 पे आ गया, और E इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना आ जाएगा बताओ? 0। 0, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी से डिवाइड करना होगा मेरे को, तो इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, समझ रहे हो बात? तो ये तो 0 हो गया, तो अब डिफरेंस निकाल लो, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको खर्च करना पड़ेगा। तो डेल्टा ई कितना लगेगा? 0 माइनस 13.6 इंटू 4, कितना हो जाएगा? ऐड कर लो। तो 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? -54.4। तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। समझ रहे हो बात अंशुल? तो अब क्या दिक्कत है? सर हम्म
सर क्वेश्चन नंबर 70 बता दीजिए मेरे को। क्वेश्चन नंबर सर इसका 34, तो सर ऑप्शन डी जो है वो 4 से मैच करेगा। तो सर इसमें आंसर सी दिया हुआ है, 34 का सी दिया हुआ है। सर जिसमें डी 3 से मैच कर रहा है। अच्छा यार, D4 से मैच नहीं करेगा ये आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा ना, नेगेटिव थोड़ी होगा। ये तो ऑलरेडी हमारा 54.4 आ रहा है ना, ये तो पॉजिटिव में आना चाहिए ना। यस सर। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड हमेशा पॉजिटिव में होगा, वो नेगेटिव में थोड़ी होगा। अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। अगर ऑप्शन जूल में दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताएं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 54.4 इंटू 1.6 कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो इसको। 87.04। कितना आ रहा है, 87.04। तो 87.04, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 8.7 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं। तो ये 10⁻1 उधर गया तो मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻−18 आ तो गया ये जूल में। ओके सर। यही है ना ऑप्शन। यस सर। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी है, समझ गए। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ये। एनर्जी रिक्वायर्ड तो वो तो हमेशा एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा ना। एनर्जी अगर रिलीज होता, उस प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज हो रहा होता, तब फिर एनर्जी नेगेटिव में आता। लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, खर्च होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब वो कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? सर आयोनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम्म सर वो क्या होगा? नेगेटिव हमेशा। हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस कैसा है। अगर एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रॉन को हमको रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमेशा तुमको एनर्जी खर्च ही करना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रॉन अपने आप रिमूव हो जाएगा क्या, बताओ? नहीं सर। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी तो हमको देना पड़ेगा ना। तो जब डिफरेंस निकालोगे, तो वो एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना तुम। तो वही चीज है आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होता है, तो इसलिए ये वैल्यू हमेशा, डिफरेंस जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ भी हमारा पॉजिटिव ही आ रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, हमको ऑप्शन जूल में दिया हुआ था, तो जूल में बदल लिए हम लोग, ठीक है। यस सर। चलो और बताओ, इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछ, 70? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या दिक्कत हो गया? If the radius of first Bohr orbit is x, then the de Broglie wavelength of electrons in third orbit is nearly, क्या दिक्कत है इसमें? सर मेरा आंसर गलत आ रहा है। अंशुल तुम बनाए हो? हम्म हेलो अंशुल, कहाँ चले गए? सर अंशुल का माइक तो अनम्यूट है। चलो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, एक मिनट, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट जो हमको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, सर एक्स दिया हुआ है ना। तो थर्ड ऑर्बिट का हमसे पूछा गया, तो पहले हम लोग देखो, ये आर एन अगर हम लोग लिखते हैं,
nth ऑर्बिट का रेडियस, तो ये क्या हो जाता है? 0.53 into n square by z। ठीक है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। अब यहाँ पे अगर किसी भी एटम के लिए हमसे नहीं पूछा गया तो हम लोग कौन सा एटम एज्यूम करेंगे? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आर एन जो होगा ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया? n के। हाँ, एन के प्रोपोर्शनल हो गया। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट है, तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ हमारा? फर्स्ट बोर ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ? R1 का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो n की जगह पे 1 पुट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? 0.53 एंगस्ट्रम। ठीक है, और इसी का वैल्यू हमको किसके बराबर दिया हुआ है? x के बराबर दिया हुआ है। यस सर। तो ये x दिया हुआ है। अब हमसे पूछा गया है थर्ड बोर ऑर्बिट के लिए, तो R3 हम लोग निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट क्या हो जाएगा? 0.53 इंटू 3 का होल स्क्वायर बाय z का वैल्यू 1 है। तो ये 9 टाइम्स क्या हो गया? 0.53 एंगस्ट्रम। और इसको हम लोग x के टर्म में क्या लिख सकते हैं? 9 टाइम्स ऑफ x, 9x हो गया। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? अब डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ पूछा गया है, यही पूछा गया ना, डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। हाँ, लेमडा इज इक्वल टू h बाय एम वी होता है। तब यहाँ पे h बाय एम वी हम लोग कैसे निकाल लेंगे? h बाय एम वी का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक और चीज तुम लोग को बताए होंगे, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होता है। हाँ सर। होता है। सर यही यही हमको नहीं पता था कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो मेरा नहीं बन पाया। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई से तो देखो यहाँ पे h बाय एम वी यहाँ से हमारा आ सकता है। h बाय एम वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? h बाय एम वी को इधर ले आए तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई सर आर। r2 पाई डिवाइडेड हाँ, बाई n। R2 पाई बाई एन। तो R2 पाई बाय एन यहाँ पे कर दो तुम लोग, आ जाएगा आंसर। तो R2 पाई बाय एन ये क्या हो जाएगा हमारा, बताओ तो। 2 पाई तो एज इट इज रहेगा। R की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? थर्ड बोर ऑर्बिट के लिए R का वैल्यू 9x है, और n का वैल्यू कौन से ऑर्बिट के लिए पूछा गया हमसे? थर्ड। थर्ड ऑर्बिट। तो 3 पुट कर दिया n का वैल्यू, तो ये 3 टाइम्स गया, तो ये क्या आ जाएगा? 3 × 2 6 पाई x। तो मतलब h बाय एम वी का वैल्यू आ गया हमारा 6 पाई x। तो लेमडा यही h बाय एम वी के बराबर होता है, तो डेट इज इक्वल टू 6 पाई x। तो यही हो जाएगा आंसर हमको लग रहा है। हाँ सर। सर ऑप्शन बी में दिया लेकिन वो 6px लिखा है, तो वो पाई हो गया। p वहां पे पाई को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यस सर। अंशुल समझ आया? हेलो। सर। हाँ बोलो। सर वो जो एक फॉर्मूला होता है ना कि सर अगर दो मतलब रेंज दिया है, मान लीजिए सर दो शेल्स दिया है n1 और n6 से लेके, और बहुत सारा मतलब ट्रांजिशंस उसमें रहता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है ना कि तो वो। नंबर ऑफ ट्रांजिशंस निकालने हाँ का। सर। तो वो सर वो फॉर्मूला हम अप्लाई करके एक क्वेश्चन बना रहे थे सर, लेकिन उसमें मेरा आंसर मतलब उसमें पूछा था कि व्हाट इज द एक्साइटेशन स्टेट ऑफ Li2 प्लस आयन। तो सर तो उसमें सर जितना भी मतलब उसमें बोला था कि 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस ऑब्जर्व किया गया। तो सर उसमें मेरा जो n2 था वो मेरा 4 आया, तो एक्साइटेशन स्टेट 4 ही होगा ना उसका फिर। नहीं, n इक्वल टू 4 मतलब क्या हुआ वो? वो 4। जैसे फोर्थ एक्साइटेड स्टेट थोड़ी ना हुआ वो। n इक्वल टू 1 ये बताया है ना। n इक्वल टू 1 क्या होता है? ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, n इक्वल टू 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। समझ आया बात? हाँ सर। तो n इक्वल टू 2 ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। अब n इक्वल टू 3 अगर तुमसे पूछा जाएगा तो ये क्या हो गया? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो n इक्वल टू 4 ये क्या हो जाएगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट नहीं है ये। ठीक ओके है, सर। हाँ सर। तो ये तो बताए होंगे तुम लोगों को। सुना।
सर बताए थे सर, पर इतना सारा फॉर्मूला क्वेश्चन है, आधा चीज दिमाग से निकल जाता है। और बताओ, और पूछो जल्दी। हो गया? और कुछ पूछना है? नो सर, मेरा जितना डाउट था सब क्लियर हो गया। अंशुल तुम्हारा? सर 120 लास्ट। क्वेश्चन नंबर 120। 120 में क्या है? n और l जो है प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर रेस्पेक्टिवली, then the expression for calculating the total number of electrons in any energy level is। तो ये कर सकते हो ना ये तो। अगर n और l हमको पता है प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एनर्जी लेवल में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे देखो n इक्वल टू 4 अगर ले लें, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको n और l के फॉर्मूले से बताना है। ठीक है, अगर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ ये तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन्स ठीक 2 है, n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना है तो 2n स्क्वायर इसके फॉर्मूले से होता है। अब हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर का भी फॉर्मूला इसमें इंक्लूड करना है। तो n स्क्वायर ये बेसिकली क्या बताता है? n स्क्वायर ये बताएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। समझ रहे हो बात? n का स्क्वायर कर दे, जैसे n इक्वल टू 4 में अगर तुमसे पूछा जाए, तो n इक्वल टू 4 में हमको पता है 4 सबसेल होते हैं, s p d और f। ठीक है, तो s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 होते हैं, और f में 7 होते हैं। ठीक है, तो n स्क्वायर अगर दिया रहेगा हमको, जैसे n इक्वल टू 1 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो एक ही ऑर्बिटल होगा क्योंकि उसमें s सबशेल होता है। n इक्वल टू 2 में अगर पूछा गया तो n का स्क्वायर कर दो, 4 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो n स्क्वायर यहाँ पे बेसिकली हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर के टर्म में पुट करना है। तो n स्क्वायर को हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर में? तो अगर हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को एजीमुथल क्वांटम नंबर के टर्म में क्या फॉर्मूला आ सकता है बताओ? यही तो आ जाएगा, 2l+1। देख लो, अगर हमको बताना है कि s में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो s के लिए l का वैल्यू कितना होता है बता सकते हो? 0। तो s के लिए l का वैल्यू हमको पता है 0 होता है। तो ठीक है, s के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो s ऑर्बिटल के लिए देखो, s में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, तो l का वैल्यू हो गया 0, तो 2l+1 इसका वैल्यू हो गया 1। तो s में एक ऑर्बिटल। p में अगर निकालना है हमको, तो p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे बताओ? p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमको पता है 3 होते हैं, तो p के लिए l का वैल्यू होता है 1। तो 2 × 1 + 1 कर दो, 3 हो जाएगा। d में देखना, d में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमको पता है 5 होता है, तो l का वैल्यू 2, तो ये 2 × 2 + 1 5। f में l का वैल्यू 3, हमको पता है 7 ऑर्बिटल्स होंगे, तो 3 × 2 + 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एजीमुथल क्वांटम नंबर के टर्म में कैसे आ जाएगा? 2l+1 से मिल रहा है हमको फॉर्मूले से, यस और नो? यस सर। यस सर। तो किसी शेल में अगर हमको पुट करना है कि कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2n स्क्वायर होता है। तो 2n स्क्वायर में n स्क्वायर जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही बता रहा है, और ऑर्बिटल्स इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी रिप्लेस कर सकते हैं, 2l+1 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब l का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है तुमको पता ही है। l का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? 0 से लेके n-1 तक। समझ गए बात?
तो समेशन Yes, लगा sir. दो, उसके लिए आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है। Yes, sir. और सर एक्सरसाइज 3 में 9 नंबर जो है वो क्रोमियम है, 24 एटॉमिक नंबर। सर वो क्रोमियम होगा। 4s135, हाँ क्रोमियम होगा। सर ये जो मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए शिफ्ट कर जाता है तो उसको कैटायनिक कहते हैं फॉर्म। सर वो ग्राउंड स्टेट नहीं हुआ, न्यूट्रल है। तो ग्राउंड स्टेट ही तो होगा, कुछ और दिया हुआ है क्या? क्रोमियम का वो तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है ना। सर 9 का ग्राउंड सी स्टेट दिया, ही आंसर दिया है। ग्राउंड हाँ स्टेट ही देख, दिया है। 9 का बी दिया है अंशुल। क्रोमियम का तो वो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है ना। मेरा बी और सी के बीच में जैसा लग रहा है प्रिंटिंग। बी और सी के बीच में लग रहा है मतलब? वो आंसर बी है सर। हाँ वो तो क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट ही कॉन्फ़िगरेशन है वो। सर सी ठीक है, दिया हुआ था इसीलिए पूछा। कहाँ तुम चेक कर रहे हो? सबका आंसर अलग अलग थोड़ी दिया रहेगा। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी है, एक्सरसाइज 3 में 9 का आंसर बी है। ये एक्सरसाइज में चेक कर लेना कौन सा एक्सरसाइज का पूछ रहे हो। एक्सरसाइज 3 का पूछ रहे हो। चलो और यस बताओ इसके अलावा। सर और डाउट नहीं है। तुम्हारा अंशुल और है कुछ? नो सर। नो सर, तो खत्म हुआ तुम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर? अभी तक नहीं हुआ है? हो गया सर, जो जो क्वेश्चन आपसे आज पूछे वो नहीं बनाए थे तो वो आज जाके घर में, फिर घर में जाके नहीं सर, तो घर में अभी प्रैक्टिस कर लेंगे सर जो आप अच्छा बताए अभी, आज। ठीक है तो प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। तो बाकी अगले क्लास से पहले तक तुम लोग का तो कल फिर, कल है क्लास तुम लोगों का? हाँ सर कल क्लास है। तो कल सर फिर तुम 4 लोग क्लास मत लगाइए। हम्म, सर 4 क्लास मत लगाइए वीकली, 3 ही रहने दीजिए। क्लास का मेरे से, क्लास का पूछ लो, विशाल सर से बोल देना कम करने के लिए। ठीक है। सर अगर अभी जो वीक है सर, अभी जो वीक चल रहा है या फिर जो हम्म, आने वाला वीक है, अगर बस इन दोनों वीक में या बस इसी वीक में भी अगर एक क्लास कम हो जाए तो अच्छा रहेगा सर, क्योंकि स्कूल में टेस्ट चल रहा है और मतलब अंशुल का 28 भी तारीख शायद तक वही और सर मेरा भी, तो ठीक हम है लोग तो को तुम लोग बोल देना कि इस वीक में एक क्लास हटा देने के लिए, कम लग जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग का स्कूल में अगर कुछ चल रहा है तो हाँ सर इन्फॉर्म, चल रहा हाँ है, और एक महीने से 10th क्लास का कुछ पढ़े लिखे नहीं है सर, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए भी। ठीक है तो इन्फॉर्म कर दो, क्लासेस कम हो जाएंगे, उसमें कोई लोड नहीं है। ठीक है, जब भी दिक्कत होने लगेगा तो इन्फॉर्म कर देना, वो क्लासेस तो कभी भी कम हो सकता है, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है। सर आप ठीक ही है, एक बार बोलिएगा, डर लगता है मेरे को तो। डर क्या लगता है? ठीक है हम बोल देंगे कम करने के लिए इस वीक में। देखो इस वीक में तो लग गया है, पता नहीं
अब सर बस नेक्स्ट अगर इस वीक में भी लग गया कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीक में अगर 3 ही लगे तो बेटर होगा सर, टेस्ट चलेगा ना स्कूल में और ऊपर से स्कूल का भी ऑनलाइन क्लास है तो फिर ठीक है, तो 3 क्या 2 ही लगवाएंगे, ठीक है। होमवर्क करने में दिक्कत हो जाता है, कोचिंग का समय नहीं मिलता सर। ठीक है, तो 2 ही लगेगा, 3 भी नहीं लगेगा, ठीक है। यस सर। चलो, तो कल हो पाएगा तुम लोग का पीरियोडिक टेबल का डाउट पूछ लोगे कल तक? ठीक है, 2 क्लास दे देते हैं, 2 क्लास में पीरियोडिक टेबल खत्म करो, जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का बचा हुआ है कल तक बना के खत्म करो, उसके बाद पीरियोडिक टेबल का पूछना फिर आगे। ओके सर। ठीक है, चलो फिर तो एंड कर रहे हैं, करो फिर आगे जहां तक होता है।